अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी। और आपके सुनने देखने चाहने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। सर बात तो हम करेंगे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया जा रहे हैं उनके ऊपर भी, लेकिन उससे भी पहले इमरान खान साहब जो है वो जेल से उन्हें कहा गया कि जी रिहा कर दिया जाएगा। और उनका जो अदालत में ने ये कहा कि जी वो जा सकते हैं, रिहा हो सकते हैं। और लेकिन उससे पहले कि खान साहब बाहर आते, एक बार फिर वो साइफर केस के अंदर अंदर हो गए, जबकि तोशाखाना केस जो है उसमें कहा गया था कि उनको रिहा किया जा रहा है। आप इमरान खान के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? आपके ख्याल से ये बात भी हमारे यहाँ की जा रही है कि शायद अब इमरान खान बाहर जाने को तैयार हो जाएं तो शायद किसी और कंट्री में उनको जाने की परमिशन मिल जाए। लेकिन बिजली के बिल लोग जला रहे हैं, महंगाई बहुत है, डॉलर जो है वो 318 यानी 318 रुपए का एक डॉलर हो चुका है। और जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमारे यहाँ 65 रुपीज पर यूनिट आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ 90 रुपीज पर यूनिट हो जाएगी। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है और ये संभाल पाएंगे ये लोग जो गवर्नमेंट में है या एस्टेब्लिशमेंट में है, या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, इमरान खान की पहली तो बात ये है कि मुझे लगता है कि ये इस्लामाबाद का जो कोर्ट है, क्या इनका मैके का कोर्ट है जो हमेशा इनको रिलीफ दे देता है। सो हम्म, इट इज लाइक सेइंग कि यू कैन टेल कि कौन से कोर्ट में इनकी पेशी हो रही है, उससे आप पहले ही डिसाइड कर ले सकते हैं कि यहाँ पे इनकी रिहाई होगी या नहीं होगी। सो दैट वाज सरप्राइजिंग। और उसमें भी काफी कंफ्यूजन था कि क्या चीज सस्पेंड हुई है, उनका सजा सस्पेंड हुई या जेल सस्पेंड हुई है या जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड किया। अगर उनको जेल से रिहा कर दिया, अनाउंसमेंट वो है, बट हिज कन्विक्शन स्टिल स्टैंड्स। सो वो एक कंफ्यूजन है। मैं देखा कि शहबाज शरीफ भी उस पर ट्वीट कर रहे हैं कि अलग अलग चीजें। दूसरी चीज ये है कि ये जो जो साइफर का जो केस है वो स्पेशल कोर्ट में है। मेरे ख्याल से दैट इज द कोर्ट जहां से आर्मी डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, एंड दे विल प्रोबेबली डिसाइड कि इनका फ्यूचर क्या होगा। एंड द फैक्ट कि उनको कोर्ट से रिलीफ मिलने के बावजूद भी उनको रिहा नहीं किया गया, दैट शोज कि दे आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू लेट हिम कम आउट जब तक कि डील नहीं होती। अगर इमरान खान, मतलब आई एम श्योर कि अभी तक उनको प्रपोजल्स मिल गए होंगे कि आप कंट्री छोड़ के चले जाएं वगैरह वगैरह। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे ख्याल से वहां जाने के बाद भी कुछ कंडीशंस होंगे कि यू कैनॉट एक्ट लाइक द चेयरमैन ऑफ हम्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम ओवरसीज। हम्म, यू नो, वहां जाके ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने के हम्म, काबिल हैं ये। यू कुड थिंक ऑफ इट। अगर अभी तक नहीं सुने तो अब तो हम्म, मैंने तो कह दिया, राइट। सो द आइडिया विल फ्लोट अराउंड कि वो हम्म, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना ले लंदन में बैठकर। सो ही कुड डू अ लॉट ऑफ ट्रिक्स फ्रॉम देयर विच विल बी ट्रबलसम। और अब वैसे भी कुछ काम नहीं है उनको, मतलब ऐसा नहीं कि रोजी रोटी कमाना है। ही इज 70 years old। अब ही कैन टाइम पास के लिए वो पंगे ले सकते हैं ना पाकिस्तान की हम्म, फौज के साथ, और जो भी गवर्नमेंट जीत के आते। सो ही विल बी ए ट्रबल मेकर वेदर ही हम्म, इज हियर और देयर। तो अब ये वही, मतलब ये चाहेंगे कि ठीक है ये पॉलिटिक्स के बाहर हो जाए, एग्जाइल में जाके कुछ भी कर ले, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा पड़ जाएगा। सो मेरे ख्याल से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि उनके सामने कोई प्रपोजल ऑलरेडी कर दिए होंगे या दे आर वेटिंग फॉर हिम। मतलब अगर उनको बहुत ज्यादा हम्म, तकलीफ हो रही है ना जेल में, जो अगर आप थोड़ा रूमर मिल्स को अगर सोचें दैट ही कांट बी विदाउट सर्टेन थिंग्स, हम्म, तो अगर जेल में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ अगर हो रही है, देन ही माइट मेक ए प्रपोजल। ठीक है, मैं चला जाता हूँ बाहर, या मैं विड्रॉ हो जाता हूँ पॉलिटिक्स में से, या मैं पीटीआई को बंद, आई डोंट नो व्हाट प्रपोजल ही कैन मेक। तो उसके बाद शायद कुछ अरेंजमेंट हो, बट आई डोंट थिंक ही इज कमिंग बैक। मतलब अगले इलेक्शन में ही इज नॉट गोइंग टू बी ए मेजर फोर्स अनलेस के फौज में कुछ एक मेजर कू हो जाए इंटरनल। जब तक वो नहीं होता, जब तक फौज, अगर आप देखें अब काफी स्टेबल हो गया, बकवास सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहा है कोई भी। यू आर नॉट हियरिंग नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के बयानात नहीं आ रहे जैसा पहले आ रहे थे, राइट। सो यू कैन सी के जब जनरल मुनीर साहब हैज इम्पोज डिसिप्लिन ऑन द आर्मी, और वो एक आवाज से बोल रही है। सो द मिलिट्री इज काइंड ऑफ
come back in its own, तो मुझे नहीं लगता कि unless कोई मेजर इवेंट हो फौज के अंदर, इमरान आई डोंट थिंक इज कमिंग बैक इनटू पॉलिटिक्स। और जहां तक कि आपके बिजली का जो सवाल है, वो तो आई हैड ऑलरेडी प्रिडिक्टेड कि आईएमएफ का फर्स्ट फंक्शन ही ये होता है कि वो सब्सिडीज काटती है। आज जहां भी जाए आप, मुझे याद है मैं जॉर्डन में वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है डाउनटाउन में, वहां नमाज पढ़ के निकला, इतनी धूम पत्थरबाजी चल रही थी बिकॉज आईएमएफ ने रोटी पे से सब्सिडीज निकलवा दिए थे जॉर्डन के। तो एकदम रोटी, हम जो ब्रेड थी वो इतनी महंगी हो गई थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट वाज माय पर्सनल डायरेक्ट एक्सपीरियंस के आईएमएफ के साथ जो हुआ था। फिर मैं आके उसको काफी देर आई स्टडीड एंड आई वाज सरप्राइज के जो गवर्नमेंट के पास पैसे जब खत्म हो जाते हैं, IMF says how can you afford subsidies when you don't have the money? वो सिंपल सी लॉजिक है। कर्जदार, इट इज लाइक सेइंग आपने मुझसे पैसे बोरो किए या आप मुझसे पैसे मांगने आ रहे हैं सेइंग डॉक्टर खान साहब मुख्तसर मुझे आप ना 1 साल के लिए $10,000 का लोन दे और फिर मैं वापस कर दूंगा। आप मर्सिडीज में आ रहे हैं, मैं बोला ये मर्सिडीज क्यों अफोर्ड कर रहे हैं आप, पहले इसे बेचें फिर बाद में देखें बाद में 10,000 में देता हूँ या ना देता हूँ। आप आ जाए, नियॉन और टाटा की छोटी सी गाड़ी आती है ना, वो ले लें एंड देन वी विल टॉक। सो दैट इज व्हाट IMF इज सेइंग कि पहले आप अपने खर्चे कम करो, उसके बाद यू विल बी एबल टू पे बैक। एंड वन ऑफ द थिंग्स दे ऑलवेज गो आफ्टर इज सब्सिडीज, और दे डोंट केयर कि सब्सिडी क्या पे हो। अगर ये ब्रेड पे भी होती, दवाएं पे भी होती ना, वो काटते जरूर है सब्सिडीज। तो पता ये चला है कि आपके जो सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्ट है, जो सबसे ज्यादा आपका फॉरेन करेंसी कंज्यूम करता है, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दो चीजें हो गई है, एक IMF ने कहा कि सब्सिडी काटे, दूसरा इन्फ्लेशन के वजह से, यूक्रेन की जंग की वजह से जो कीमतें बढ़ गई है तेल में वगैरह, उससे आपके इंपोर्ट्स की कीमत बढ़ गई है एंड द गवर्नमेंट हैज टू कलेक्ट इट फ्रॉम समबडी। इसलिए वो बट नेचुरल है कि इलेक्ट्रिसिटी, इनफैक्ट अभी जो आपकी बिल्स है ना, दैट इज व्हाट इट शुड बी। यानी अभी जो आपके करंट बिल्स जो नए आए हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं टू शो के कितना स्पाइक हुआ, वो स्पाइक नहीं, उसको सब्सिडी निकल गई है। सो व्हाट दे हैव टू रियलाइज के दैट इज द रियल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। तो या तो पाकिस्तान वो गैस पाइपलाइन जो ईरान के साथ नहीं हुई वो बनाए या दे हैव टू समहाउ इम्प्रूव द कंडीशन। और आप देखें क्योंकि डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है, तो आपको जो आप खरीद रहे हैं ना बाहर से, वो और महंगा पड़ेगा रुपयों में, समझ रहे ना? बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो बिजली जो खरीद रहे हैं, वेदर यू आर बाइंग इट as natural gas which is converted to electricity या पेट्रोल गैस, रेगुलर पेट्रोल ऑयल जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही। और मैं देख रहा था, पढ़ रहा था मैं इसके बारे में, आपको पता है किसी एनालिस्ट ने पाकिस्तान के has not connected this with the Indus Water Treaty। अगर इंडस वाटर ट्रीटी आज से 10-15 साल पहले हो जाते ना, तो आपके पास भी इलेक्ट्रिसिटी के चांसेस बढ़ जाते थे। There would have been more electricity being generated in Kashmir area. You could have started it, you could have done it. उसको ठपा रोक के रखे हुए हैं। So there are lots of, मतलब I'm sorry to say कि पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ अपने ये जियोपॉलिटिकल ऑब्सेशन ले लें, ये इस्लामी हुकूमत को ले लें, ये दोनों के अलावा वो बेचारी कह सकते हैं आप कि वो एक्सट्रीमली कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट बैड गवर्नेंस का शिकार बनी हुई है। मुसलसिल गलत डिसीजंस ले रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इट इज लाइक कसम खा लिए है कि सही डिसीजन नहीं लेंगे हम जहां तक कि गवर्नेंस का सवाल है। एंड उसका नतीजा है, एंड आई डोंट नो व्हाई द पब्लिक इज नॉट, मतलब इस पे क्यों नाराज नहीं हो रहे। इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, इतना धूम कर दिया, लेकिन ये जो गलत डिसीजंस होते हैं ना पॉलिसी के, ये नहीं कि आप जाके प्रोटेस्ट करें कि बिजली की बिल ज्यादा आ गई। मैं सुना कि कोई एक शख्स ने तो खुदकुशी कर लिया, बिल अपने गले में लगा। दो लोग हैं सर, दो गए। ये इस्लाम में तो हराम है ना खुदकुशी करना। देखें आप, उनका पहले ईमान भी गया और वो भी गया। बट व्हाट दे शुड हैव डन इज कि भाई गवर्नेंस अच्छी क्यों नहीं है, और उसके लिए यू नीड ए लॉट ऑफ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो अखबारात में लिखे, बयानात करे,
लेकिन ये तो मैं सुना कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से आ रहे इशारे के ये प्रोटेस्ट करें इलेक्ट्रिसिटी बिल के वगैरह, बट यू नीड टू हैव अ सिविल सोसाइटी जिसमें पॉलिसी का डिस्कशन हो कि पॉलिसी सही क्यों नहीं आ रहे। सर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है बल्कि मिसमैनेज्ड ग्रुप है, मुल्क है, जो कि जिसको के कहना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान को मैनेज करते हैं, चाहे वो एजेंसीज हों चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, उनसे ये कंट्री को मैनेज नहीं किया जा रहा। आप कहाँ तक इस बात से एग्री करेंगे? देखिए, आपकी टोटल इकोनॉमिक आउटपुट 350-360 बिलियन डॉलर, हम्म। लेट अस से कि बहुत सारी काली धंधे ये वो काफी चलते हैं, इतना चलते हैं कि डबल कर दें। अगर आप उसको डबल भी कर दें तो दैट इज 700 बिलियन डॉलर्स। तो आपका पर कैपिटा जीडीपी कुछ 3,000 के करीब आ जाता है उससे। दैट इज नॉट अ रिच कंट्री, दैट इज मतलब वो पुअर कंट्रीज में आता है। सो आपके पास एक छोटा सा तबका है जो पढ़ा लिखा है, जो गवर्नमेंट में है या मतलब छोटा प्राइवेट सेक्टर है, छोटा पब्लिक सेक्टर है, और छोटा यूं कैसे एंटरप्रेन्योरियल इलाका है। उस वो लोग आर बेटर ऑफ देन मोस्ट पीपल इन साउथ एशिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक बांग्लादेशी प्रोफेसर से बात कर रहा था जो पाकिस्तान से यूएस आए थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि वो बड़ी हैरत से कह रहे थे कि जो प्रोफेसर्स हैं पाकिस्तान में उनकी तनख्वाहें आर बेटर देन द सैलरीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेशी प्रोफेसर। हालांकि उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी है ही नहीं। मतलब भी वो स्पेसिफिकली कह के यूनिवर्सिटीज के नाम और प्रोफेसर्स के नाम लेके वो मजाक उड़ा रहे थे कि इन्होंने पिछले 10 साल में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन ना सिर्फ इनको तनख्वाहें भी मिलती, जमीन भी बहुत देते हैं सुना मैं प्रोफेसर्स को वगैरह। सो दे आर मेकिंग, बेगम को नाम पे भी एक जमीन मिल जाती है, खुद के नाम पे जमीन। सो द आपकी जो एलिट है, जो गवर्नमेंट में भी है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी है, वो स्टेट से ना एक्सट्रैक्ट करती है। वो घर की खेती समझ के बिल्कुल हार्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट को, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टेट वो स्टेट को लूट रहे हैं, मतलब जो पब्लिक है। तो देयर इज अ स्मॉल सेगमेंट विच इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन जो बाकी का है वो बहुत पीछे है। लिटरेसी लेवल्स देख ले आप, सबसे कम है साउथ एशिया में, पाकिस्तान के, शायद अफगानिस्तान से बेहतर हो बस। बट अदर देन दैट दे आर बिहाइंड इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट। मैं पहले मजाक से कहता था, बट आई फाउंड आउट कि दिस इज अ फैक्ट कि मैं जिस शहर से आता हूँ, हैदराबाद, इट हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। दैट सही। टेल्स यू कि एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और वो तो है सर, बजट सबसे कम होता है, एजुकेशन का बजट जो है वो सबसे कम रखा जाता है गवर्नमेंट की हाउ तरफ से। कैन दे टॉक अबाउट इट बीइंग रिच? अब हम, मैं जिस शहर में रहता हूँ, तकरीबन 2.25% पीएचडी से शहर की आबादी, और सही। हाँ, और नियरली 45% कॉलेज डिग्री होल्डर्स है। यानी हर दूसरा बंदा कॉलेज पास है। तो आप देख लें, दैट इज अ रिच कंट्री ना, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है कॉलेज में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लें आप, या पर कैपिटा इनकम 70,000 से ज्यादा है। यहाँ डेलावेयर की तो उससे भी ज्यादा है, अमेरिका की एवरेज 70,000 हो गई है। सो आई डोंट थिंक द कंट्री इज रिच, द कंट्री कैन बी बेटर ऑफ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इट्स लाइक सेइंग कि आप पिछले 1980 से आप सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल कर रहे हैं। अब स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि अरे भाई 50-0 डाउन है, जाहिर है आप खुद ही अपने गोल मार रहे हो, राइट? दिस कंट्री इज नॉट जस्ट, बात मुल्क ऐसे हैं जो ट्राई कर रहे हैं और स्ट्रगल, जैसा इंडिया 70s 80s 90s में वाज ट्राइंग वेरी हार्ड। अब 3-4% से ग्रोथ हो रही थी, मॉडल गलत था, बहुत ज्यादा सोशलिज्म था वगैरह। बट आपके पास वैसा नहीं है, यू आर डूइंग वेल एंड देन पीपल स्टार्टेड मेसिंग विद इट। तो वहां से बिल्कुल सही। मिसमैनेजमेंट, करप्शन, लूटमार आ गया एंड देन इट वेंट बैक। सो आई थिंक आपकी लीडरशिप इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं है, लीडरशिप तो है ही, लेकिन साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो मुल्क को चलाता कौन है। ऑब्वियसली उन लोगों की तरफ भी जो है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन सर साथ ही हम अगर बात करें अमेरिका की और इंडिया की, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया विजिट करेंगे। आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट, और क्या कुछ अचीव किया जा सकता है दोनों कंट्रीज के लिए?
हाँ, बड़े मियाँ जा रहे हैं, थक जाएंगे, इतनी लंबी फ्लाइट है, ही इज गोइंग ऑन ए लॉन्ग ट्रिप। मतलब वो पहले इंडिया जाएंगे, फिर वहां से वियतनाम सर जाएंगे, बस गिरे नहीं, बस बस गिरे गिरे ना, वो नहीं। गिरते पड़ते हाँ, बहुत हैं वो। और फिर वहां से ही इज गोइंग टू गो टू अलास्का, सितंबर 11 वो अलास्का में हम्म। मनाएंगे, वहां पे शायद तकरीर देंगे सितंबर 11 की, यानी पूरा गोल फिर के आ रहे हैं उस जमीन के। ही इज गोइंग टू परफॉर्म अ फुल अराउंड द वर्ल्ड। इस तरह जाएंगे इंडिया, फिर वियतनाम, फिर गोल फिर के अलास्का, फिर वापस आ जाएंगे। तो तवाफ कर रहे हैं पूरे प्लानेट का। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये है कि आई होप कि इंडिया के जो, देखिए ये कॉन्फ्रेंस से पहले शेरपाज बोल के एक चीज होती है, तो शेरपाज होते हैं वेयर दे नेगोशिएट के कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा। मेरे ख्याल से फाइनल कम्युनिके का भी एक छोटा मोटा फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लिया भी होगा, एंड दे विल गो बैक एंड फोर्थ। इंडिया के लिए ये बहुत अहम है कि G20 में कंसेंसस हो और एक कंसेंशुअल कम्युनिके निकले। दोनों बड़े मीटिंग्स जो पहले हो चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की, अगर आपको याद है, फाइनेंस मिनिस्टर्स की, दोनों में कंसेंसस नहीं आया, तो बेसिकली इंडिया हैड टू इश्यू के चेयरमैन की जो रिपोर्ट होती है, वर्किंग रिपोर्ट। सो इन ए वे इट सेज कि मीटिंग हैज फेल्ड। So India is under a lot of pressure, and India is putting a lot of pressure, I think, to get a consensus. अब चक्कर ये है कि इसमें स्पॉयलर्स जो है, रशिया तो स्पॉइल करेगा ही करेगा, इज नॉट गोइंग टू अग्री फॉर एनी नेगेटिव कमेंट अबाउट रशिया यूक्रेन को लेकर। तो एंड मेरे ख्याल से इंडिया को ये भी समझना चाहिए कि रशिया कैनॉट टेक ए स्टेटमेंट लाइक दैट। तो अब इंडिया इज प्रोबब्ली गोइंग टू ट्राई विद अमेरिका एंड से, भाई आप जो भी स्टेटमेंट यूक्रेन का, आप उसको ऐसा ना ड्राफ्ट करें ताकि वो पूरी तरह से फोर्सेस चाइना एंड रशिया दोनों के वो ना खेलें। सो दैट इज द डिप्लोमेटिक चैलेंज कि अमेरिका और वेस्ट जितना सख्त स्टेटमेंट चाहेंगे यूक्रेन को, उसकी थोड़ी सख्ती कम करे, और रशिया को बोले थोड़ी सहनशीलता, कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में सहनशीलता। अब वेस्टर्न बुलशिट के लिए थोड़ा टॉलरेंस बढ़ा ले रशिया, एंड कम्युनिके आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट इंडिया डिप्लोमेटिक चैलेंज है, कि अमेरिका का थोड़ा लैंग्वेज सॉफ्ट करे, रशिया की थोड़ी एक्सेप्टेंस बढ़ाए, एंड दे विल हैव। अब ये बात और है कि वहां पे बायलैटरल्स क्या होते हैं, दैट इज द की, दैट सेकंड मोर इम्पोर्टेंट, कि बायलैटरल्स जी जिनपिंग और बाइडेन की होती या नहीं। आपको याद है पिछले 4-5 महीने से मुसलसल वो आपको याद है लड़कियों के वो साइकिल पंक्चर का जो बच्चा काम नहीं करता, जी जी। वो बच्चे को लेटर देते, जाओ जाओ उनको देख के आओ, यास्मीन को देख कर आओ, कहते ये लो 2 रुपए। वो की चिट्ठियां उस तरह भी जाते थे मोहल्लों में। 47 से पहले होता होगा सर। जी हाँ, तो रोमांस में जी। ना वो आप नौकरानी के थ्रू भी जाते थे, तो उस तरह से पहले ब्लिंकन गए, फिर येलेन गई, जैनेट येलेन, अब रायमोंडो जो कॉमर्स के, वो अभी इस पिछले हफ्ते वो बीजिंग जाके आई। सो देयर हैज बीन सम प्रोग्रेस। अब सवाल ये उठता है कि इज दैट गोइंग टू कल्मिनेट विद शी जिनपिंग बाइडेन मीटिंग। तो 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, एक इंडिया में है G20 के समिट में, फिर सैन फ्रांसिस्को में जो मीटिंग होगी नवंबर में, फिर वहां पे भी इफ जी जिनपिंग कम्स देन देयर इज अ चांस। तो एक वो सवाल है। दूसरा सवाल, इज जी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की क्या एक सीरियस मीटिंग होती है या नहीं होती। दिस इज एन इम्पोर्टेंट ओकेजन। मुझे लगता है कि नॉट ओनली जस्ट नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग की ना, बट नरेंद्र मोदी, जी जिनपिंग और जयशंकर साहब, उनके मतलब दे शुड हैव दिस लेयर्ड मीटिंग्स विद चाइना एंड सॉर्ट थिंग्स आउट। दिस इज अ गुड चांस। उससे ये होगा, अगर अगर आप ये, अगर नरेंद्र मोदी की समझे आप अर्दोगान, जी जिनपिंग और बाइडेन के साथ बायलैटरल्स हो जाते हैं ना ये 3, तो उसकी इतनी हाइप रहेगी कि कम्युनिके अगर आया है ना आया तो भी पता नहीं चलेगा। पीपल विल नॉट नोटिस बिकॉज दे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो आई थिंक इंडियन डिप्लोमेट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग जितना हाई लेवल के बायलैटरल्स और जितने ज्यादा हो सके वो अरेंज कर लें। मैक्रॉन भी होंगे, शूज भी होंगे, जापान के कुशिडा भी होंगे, एंड द अदर इज के
हाउ टू मैनेज रशिया चाइना का, क्योंकि वेस्ट इज ऑब्सेस्ड विद यूक्रेन, वो यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं, मतलब यूक्रेन 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 करेंगे। मैं तो कहता हूं कि जरा प्लेन भी चेक करें बाइडन का लैंड होते ही, कहीं उसमें जिलेंस्की को छुपा के ना लेके आ जाए वो जिलेंस्की को, जो बाइडन अपने सूटकेस लेकिन सर बहुत लंबी हो गई इनकी कहानी, यूक्रेन और रशिया की। मेरा तो ख्याल था कुछ दिनों में शायद ये मामला जो है ये हैंडल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हमने जो हथियार दिए, जो सैंक्शंस वगैरह किए हैं रशिया पर, एक रशिया की इकोनॉमी क्रम्बल हो जाएगी, दूसरा काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन इतनी पिटाई कर देगा रशिया की कि पुतिन अपनी रिजीम बचाने के लिए विल नेगोशिएट। तो उल्टा बैकफायर हो गया है। एक मुझे याद नहीं है, अगर आप गूगल करें पिछले 1-2 दिन में एक किताब छपी है जर्मनी में, जिसमें जो जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल अपना फ्रस्ट्रेशन इजहार कर रही है कि रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं है, उल्टा ग्रो हो रही है। और वो कहने के लिए कुछ डोंट काउंट इट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये वॉर टाइम इकोनॉमी है, हथियार बना रहे हैं इसलिए वो इकोनॉमी ग्रो हो रही है। सो द वेस्ट इज फ्रस्ट्रेटेड विद द फैक्ट कि रशियन इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुई। और दूसरी चीज ये है कि वो ऑफेंसिव तो काय का ऑफेंसिव कुछ भी नहीं हुआ, उसकी तो अच्छी खासी, मतलब इनके जितने भी वेपन्स इन्होंने दिए थे वो सारे के सारे 30-40% डिस्ट्रॉय कर दिया रशिया, कैजुअलिटीज काफी ले लिए यूक्रेन। वो कैजुअलिटीज लेने की वजह से खुद यूक्रेनियन सोसाइटी में अब मोरल डाउन होने लगा है। ये जो काउंटर ऑफेंसिव जो फेल हो रहा है, हाँ, उससे अगर यूक्रेनियन सोसाइटी में मोरल डाउन हो जाएगा तो वो खुद निकल के भाग जा रहे थे। इस हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा दिलचस्प आर्टिकल, मेरे एक दोस्त हैं उसामा खालिदी साहब, उन्होंने मुझे भिजाया अंटालिया शहर के बारे में, टर्की में हजारों, कह रहे हैं कि हजारों से ज्यादा रशियंस और यूक्रेनियंस दोनों उसी शहर में आ गए मजे में, साथ में रात में वो दोनों मिलके क्लब्स में डांस वगैरह भी कर रहे हैं। बट दीज आर ऑल ड्राफ्ट डॉजर्स, यानी जो फौज में ड्राफ्ट कर रहे हैं ना। हमने भी हमारे सेमिनार्स के लिए एक यूक्रेनियन स्कॉलर को बुलाया था, लेकिन उसको एग्जिट वीजा नहीं मिला। कभी सुना है आपने? एग्जिट वीजा नहीं मिला, वो अपने मुल्क छोड़ के नहीं जा सक रहा था, बिकॉज जरूरत पड़ी तो उसको फौज में भर्ती कर देंगे। तो जो यूक्रेन से भी जो भाग कर आ रहे हैं ना फौज नहीं ज्वाइन करके, उनकी भी तादाद बढ़ रही है। और जैसा जैसा यूक्रेन की ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव फेल होती जाएगी, पब्लिक में डीमोरलाइजेशन बढ़ेगा, दे विल रन अवे रादर देन फाइट। अगर जीत रहे होते तो फिर जोश आ जाता है ना, फिर पब्लिक दे विल आल्सो गो एंड जॉइन द बैटल। सो आई थिंक कि यूक्रेन हैज बिकम अ पजल, अब थोड़ा गले में फंस गया है। यहाँ पर विवेक रामास्वामी ने बड़ा बवाल खड़ा रखा है, मजे का, कि मैं तो यूक्रेन को नहीं सपोर्ट करूंगा इस तरह। सो ही इज फोर्सिंग अमेरिकन्स टू टॉक अबाउट इट, लेकिन डेमोक्रेट्स तो चाहते ही नहीं है कि इस पे कोई डिस्कशन हो। अगर आप किसी डेमोक्रेटिक सेनेटर से, मैंने एक सेनेटर को इंटरव्यू किया था कॉन्वर्सेशन पे, एज मच एज इट इज नीडेड फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, ये था उनका, मतलब हमेशा तक लड़ेंगे, अगर 200 साल भी जंग चलेगी तो हम इस तरह पैसे देते रहेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि हाउ मच विल बी, इनफैक्ट बाइडेन तो परेशान है कि जो नेक्स्ट अलॉट, अभी तक 75 बिलियन कुछ दे चुके हैं, जो नेक्स्ट अलॉटमेंट ऑफ एड वो यूक्रेन को देना चाह रहे हैं, ही इज नॉट वेरी श्योर कि कांग्रेस पास करेगी, क्योंकि रिपब्लिकन्स कंट्रोल करते हैं। रिपब्लिकन्स हैव ऑलरेडी सेड कि हम जेलेंस्की को ब्लैंक चेक नहीं देंगे। लेकिन सर देखते हैं कि ये किस तरह से ये चीजें जो हैं वो आगे चल के लोगों की जिंदगी पे कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जाहिर है कि सबको, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे यूरोपियन ना हो, इनकी रशिया और यूक्रेन की वॉर से सबकी इकोनॉमी तो बहरहाल खराब हुई है। और अगर कोई भी बात करे तो सब कह देते जी हम क्या करें, रशिया की वॉर और ये वो, ये सारे बहाने कर दिए जाते हैं। लेकिन बहरहाल इनको कहीं ना कहीं तो पहले रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, इंडिया ने जितने पैसे खर्च किए ना चांद पे जाने, उससे 1000 गुना ज्यादा पैसे हमने यूक्रेन को दिए। 1000 गुना ज्यादा इंडिया ने जितना स्पेंड किया है। $75 मिलियन खर्च किए थे इंडिया ने, यहाँ $75 बिलियन दिए हैं अभी तक यूक्रेन को। So the amount of aid that is going out of the US is huge.
बिल्कुल। जी। लेकिन सर फायदा नहीं है ना, उसमें नुकसान ही है, लोगों की जानें जा रही हैं और पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको रुकना चाहिए बजाय। आपके जो आपका पावर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो ज्यादा आ रहा है इस जंग के वजह से नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली। ऐसा ही है, वो तो है बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बजाय उनको रोकने के और उल्टा कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, जंग से कोई नहीं रोक रहा। सोलर सेल्स ज्यादा नहीं मिलते वहां पर आरजू? मे बी आप मैं मिलके होते कंपनी हैं, शुरू, आप नहीं मैं नहीं खबर होते साहब हैं मिलके शुरू करेंगे सोलर सेल्स बेचे वहां पर। सर, है यहाँ पे है, बहुत है, जी, लेकिन ये कि जाहिर है सर, अब हर कोई तो नहीं लगा सकता, हर एक की तो इतनी ताकत नहीं है। पब्लिक जो आम पब्लिक है बेचारे 2-2 हजार के या 10 हजार के 5 हजार के बिल देखकर जो खुदकुशियां कर रहे हो, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोलर सिस्टम लगा लेंगे जो काफी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो जरूर है, मतलब मैंने लगवाए हैं पिछले साल, हम्म, सिर्फ 80% कवर करता है, क्योंकि जिस तरह मेरा घर है, लोकेशन सिर्फ एक तरफ से धूप आती है। लेकिन 50 साल का लोन है, यानी मैं 50 साल तक पे करते रहूंगा उसको, तो हम्म, बेसिकली फाइनेंसेस मिल गए हैं। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि 20 साल के अंदर पे कर दूं उसको, ताकि इंटरेस्ट बहुत ही, वरना पहले 25-30 साल से आप खाली उस पर इंटरेस्ट ही पे करते रहते, फिर बाद में प्रिंसिपल शुरू होता है। बट आई थिंक, मतलब इट इज नॉट अबाउट जस्ट ब्रिंगिंग सोलर, सोलर भी लाना, फाइनेंसेस भी लाना। इंडिया में मैं सुना कि बहुत चल रहा है आजकल, लॉट्स ऑफ पीपल आर बाइंग, मिडिल क्लास के लोग भी सोलर की सर तरफ। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास बहुत कम रह गई है। जी, आपको या तो लोअर क्लास मिलेगी या अपर क्लास मिलेगी, वो जो मिडिल क्लास हुआ करती थी बहुत कम रह गई है। अपर मिडिल क्लास है फिर भी, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ज्यादा तादाद तो उन्हीं लोगों की है ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बेचारे क्या करें। इसीलिए वो रो रहे हैं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको मिडिल क्लास के लोग नहीं मिलेंगे जो रोड के ऊपर निकल के बिल जला रहे हैं, आपको वो मिलेंगे जो बेचारे उससे भी नीचे लेवल पे रहते हैं, मुश्किलों से घर चलाते हैं। उनको 40 हजार का, उनको 50 हजार के बिल आएंगे तो वो क्या करेंगे, ये वो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। अपर क्लास वाले तो महंगी गाड़ियां पहन के गाड़ियां चलाकर दिल जलाते हैं, बिल नहीं जलाते। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि इन लोगों की चित्रौल करनी चाहिए जिनकी वजह से ऐसा हुआ है, जो जी, हमारे मेन जो हमारे पाकिस्तान को चला रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने थैंक आज यू ज्वाइन। वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू आरजू।